हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अधिगम क्लासेस। आज का वीडियो जिसमें मैं क्लास 8th के एसएसटी का चैप्टर 2 आज मैं ख़त्म करूंगी और इस चैप्टर का नाम है रिशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। इसके पहले मैंने 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं और जिसे आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ये जो कंटेंट है उसका ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद एक और वीडियो मैं लेकर आऊँगी जिसमें कोशिश करूँगी कि इस लेसन के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन के साथ डिस्कस कर लूँ। और आज के वीडियो में हमें ये पढ़ना है कि मुग़ल और सल्तनत काल में इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और कैसे होता था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिंग इंडिया। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि दिल्ली सल्तनत के अंडर इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो दिल्ली सल्तनत जो था उसके समय में जो भी अथॉरिटी थी फुल अथॉरिटी सुल्तान को थी और वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का सेंटर होता था और सभी चीज़ों को वही कंट्रोल करता था। और उसके क्या क्या काम होते थे तो उसमें सुल्तान जो था वो पूरे मिलिट्री का पावर अपने ऊपर रखता था। सारा मिलिट्री का जो भी डिसीज़न लेना है हर चीज़ वही देखता था। और उसके बाद जो उसका क्षेत्र है उसको सुरक्षा देना है और टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, कितना कलेक्ट करना है, ये सब सुल्तान देखता था। और साथ ही साथ एक चीज़ और थी कि वो उस समय पब्लिक के संग कनेक्टेड भी रहते थे उस समय के सुल्तान। यहाँ लिखा है डिफेंडिंग टेरिटरीज, कलेक्टिंग टैक्सेस एंड स्टेइंग कनेक्टेड विद द पब्लिक। ये सब काम जो था सुल्तान का था। सारे डिसीज़न, लास्ट डिसीज़न उसी का रहता था। जो भी डिसीज़न लेना है शासन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लास्ट डिसीज़न जो था वो सुल्तान का ही रहता। और इन सब चीज़ों के लिए एक काउंसिल होता था मिनिस्टर्स का जो उसको सलाह देते थे। और ये क्या करते थे कि इनके पास गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे और वो जो भी डिसीज़न लेना है या कहें कि एडमिनिस्ट्रेशन में सुल्तान की हेल्प करते थे। सल्तनत का पीरियड में एक सिस्टम था इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम में क्या होता था कि कुछ लोग होते थे जिनको एक क्षेत्र, एक विशेष पार्ट मतलब दे दिया जाता था, एक हिस्सा दे दिया जाता था और उनको नोबल्स या इक्तेदार कहा जाता था। और उनका काम ये था कि जो लैंड का पीस उनको दिया गया है उससे वो टैक्स कलेक्ट करें और अपना एक्सपेंस रख के जो उनका खर्च है उसको अपने पास रखें। बाकी जो जो भी पैसे हैं वो सब राजकीय कोष में दे दें। और ये क्या इसकी किस काम में आता था? ये जो टैक्स होता था ये होता था कि ये आर्मी को मेंटेन करने के लिए ये टैक्स यूज़ किया जाता था। और इससे क्या हुआ, ये सिस्टम जो हुआ एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जन्म देता है जो कि सुल्तान के प्रति बहुत ही लॉयल था। लेकिन इसका दूसरा चेहरा ये था कि इससे क्या हुआ, जो किसान थे, गरीब किसान, जैसे जो लैंड किसी एक इक़्तिदार को दे दिया गया तो वो क्या करता था कि बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलता था किसानों से ताकि वो ज़्यादा पैसा अपने पास रख सके और जो बाकी राजकीय कोष है उसमें कुछ पैसे और जो बचे होते थे उसको जमा कर देता था। तो इससे क्या हुआ कि जो किसान थे उनके पर
फार्मर्स पे टैक्स का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया और टैक्सेस जो वसूल किए जाते थे बहुत ही ब्रूटली, बहुत ही निर्दयतापूर्वक वसूल किए जाते थे। इससे क्या इसका इन सब चीज़ों का मतलब ये परिणाम निकला कि किसानों की स्थिति बद से बदतर होने लगी। अब इसके बाद हम देखेंगे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में देखेंगे। लेकिन इक्ता सिस्टम के बारे में एक बार रिपीट करा दूं मैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इक्ता सिस्टम क्या है? इसमें किसी एक व्यक्ति को जिसको नोबेल या इक्तेदार कहा जाता था, लैंड का एक पीस दे दिया जाता। लैंड का एक पीस नहीं, मतलब पूरी तरह से एक क्षेत्र दे दिया जाता था और वो वहाँ से टैक्स कलेक्ट करता था और अपने यूज़ के लिए जितना उसको रेवेन्यू रखना है रख के, बाकी जो पैसे रहते थे, जो भी रेवेन्यू है वो सुल्तान के उसमें खजाने में दे देता था। तो ये हुआ इक्ता सिस्टम। इसके बाद हम मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। मुग़ल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क जो है मेनली अकबर के समय ज़्यादातर इस पे बात किया गया है। तो अकबर के समय जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत सारे पोस्ट होते थे। तो उसमें जो दीवान होता था, एक पोस्ट था, वो फाइनेंस के क्षेत्र को देखता था। इसके बाद मीर बख्शी था जो कि मिलिट्री के मैटर को देखता था। मिलिट्री से रिलेटेड जो भी मैटर है उसको मीर बख्शी देखता था। खान ए सामान एक होते थे जो कि वो पब्लिक वर्क के इंचार्ज होते थे, साथ ही साथ ट्रेड एंड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को ये देखते थे। इसके बाद सद्र होता था एक अधिकारी जो कि रिस्पॉन्सिबल होता था जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, न्याय व्यवस्था कायम करने के लिए ये सद्र जो है रिस्पॉन्सिबल होता था। और ये एजुकेशनल और रिलीजियस मैटर को भी सद्र जो है देखता था। अब हम ये था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में हमने क्या क्या देखा? दीवान जो कि फाइनेंस से रिलेटेड था, मीर बख्शी मिलिट्री मैटर्स से, खान ए सामान जो था वो पब्लिक वर्क, ट्रेड इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर से था। सद्र जो था वो जस्टिस, रिलीजियस और एजुकेशनल मैटर से रिलेटेड था। इसके बाद हम आते हैं अकबर के ही समय जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में जान लेते थे। तो उस समय जो एम्पायर था वो 12 मेजर प्रोविंसेस में बटा हुआ था। इन प्रोविंसेस को सूबास कहा जाता था, सूबा। और ये सूबास जो था उसके और भी सब डिविजन्स थे। और ये सूबा के वो सब डिविजन्स होते थे। और उसके बाद जो विलेज का लेवल था, इसके बाद इसके अंतर्गत जो सब डिवीज़न है उसके अंदर बहुत सारे विलेज वगैरह भी आते थे। और ये विलेज का जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर जो था वो सेल्फ गवर्नेंस था और सेल्फ गवर्नेंस को ये कंटिन्यू कर रहे थे। इसमें क्या होता था कि जो ये जो डिवीज़न था सूबा का, उसके बाद सब डिवीज़न का, विलेजेस का, उसमें इफ़ेक्टिव चेक्स भी होते थे कि सिस्टम कैसे गवर्न हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स कैसे काम कर रहे हैं। ये सब चीज़ को चेक करने के लिए एक अक्सर चेकिंग होती रहती थी। इसके बाद हम मनसबदारी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मनसबदारी सिस्टम क्या था? तो ये अकबर के ही समय चलाया गया एक सिस्टम था। अबुल फजल जो था उसने अपने बुक आईने अकबरी में इसको रिकॉर्ड किया है, मनसबदारी सिस्टम को। ये जो अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन था उसी के समय एक व्यवस्था थी जो इसमें मनसबदार होते थे। और मनसबदार जो थे वो ऑफिसर्स होते थे
और इनको अपने मनसब के अनुसार रैंक, मनसब मतलब रैंक, रैंक के अनुसार उनको आर्मी मेंटेन, मतलब एलिफेंट, हॉर्सेस, ये सब कैमल्स, ये सब मेंटेन करना पड़ता था उन लोग को। आर्मी का पूरा एक ट्रूप, मतलब एक तरह से पूरे आर्मी की व्यवस्था करनी पड़ती थी। अब इन लोग को कैसे पे किया जाता था, तो इन लोग को लैंड दे दिया जाता था जिसको जागीर कहते थे, और इसके इस तरह से वे जागीरदार कहलाने लगे। जो मनसब जो पोस्ट मनसब जो होते थे, मनसबदार, वो एक तरह से जागीर कहलाते थे। उनको जागीर लैंड दे दिया जाता था। और वो जब इससे क्या होता था कि जब एम्परर को ज़रूरत होती थी आर्मी की, तो वो उनको बोलता था और एक उन आर्मी की सहायता उसको एम्परर को देता था। तो इसका फ़ायदा ये होता था कि जो एम्परर था उसको ज़रूरी नहीं था एक परमानेंट बहुत बड़ी आर्मी रखने का। वो ऐसे मनसबदारी सिस्टम के अंदर बहुत सारे मनसबदार होते थे, वो लोग आर्मी रखते थे। तो जब ज़रूरत होती थी किंग ने बुला लिया, तो इससे क्या है, परमानेंट आर्मी, बहुत बड़ी आर्मी का खर्चा नहीं उनको किंग को मैनेज नहीं करना पड़ता था। जो एम्परर था उसको मैनेज नहीं करता था। और ये लोग जो होते थे वो बहुत लॉयल होते थे इसके लिए। और ये रेगुलर इंस्पेक्शन होते रहते थे ये सब को इंश्योर करने के लिए कि वो लोग उनके जो काम है उनको देखने के लिए कि हाँ उनको लैंड दिया गया है तो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उससे, तो ये आर्मी रख रहे हैं कि नहीं, अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, कि इसके लिए वो इंश्योर करने के लिए हमेशा इंस्पेक्शन होता रहता था। ये हो गया मनसबदारी सिस्टम। अब एक चीज़ और है कि शुरू में हमने देखा था कि अकबर जो है, अकबर जो था वो बहुत ही ब्रूटल था, लेकिन क्रूएल और ब्रूटल था, लेकिन धीरे धीरे उसमें बहुत सारे चेंजेस आए और उसने सभी चीज़ों को, मतलब सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने के लिए उस चीज़ को अपनाया। और इसके साथ ही उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए। और उसने पॉलिटिकली भी क्या किया कि बड़े बड़े पोस्ट पे, बहुत सारे पोस्ट पे नॉन मुस्लिम को भी रखा। लेकिन एक बात ये थी कि ये जो थे वो सिर्फ 1/3 थे। हाई रैंकिंग जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे उसमें वो 1/3 ही थे नॉन मुस्लिम। और ज़्यादातर जो फॉरेन बॉर्न मुस्लिम थे, जो विदेशी मुस्लिम कहेंगे, या मुस्लिम जो विदेश से जन्म लिए हैं विदेश में, उन लोगों को ज़्यादा वो अपॉर्चुनिटी दिया जाता था एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पोस्ट पे जाने के लिए। और जो नेटिव इंडियन मुस्लिम्स थे उन लोगों को फेस करना पड़ता था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, मतलब फेस करना पड़ता था हाई रैंक पे जाने के लिए, या कोई भी नौकरी एडमिनिस्ट्रेशन में लेने के लिए, हायरिंग के लिए। तो ये एक फैक्ट है ये कि नॉन मुस्लिम में 1/3 ही हाई रैंक पे ज़्यादातर जाते थे। बहुत कम लोग थे नॉन मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन में, 1/3 ही थे बस। और जो फॉरेन बॉर्न मुस्लिम थे उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी। और नेटिव इंडियन मुस्लिम जो थे उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता था। तो ये एक वो है। एक सिस्टम था 10 साला सिस्टम, जो अकबर के रेवेन्यू, मतलब अकबर के ही फाइनेंस मिनिस्टर थे टोडरमल। उन्होंने इस सिस्टम को 10 साला व्यवस्था जो कहेंगे इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इसमें क्या होता था कि वहाँ उस समय जो भी लैंड थे मुग़ल डायनेस्टी के अंतर्गत उनका सर्वे किया गया कि वो किस तरह का क्रॉप कैसे हो रहा है, भूमि बंजर है कि नहीं है। उस समय लैंड को भी 4 कैटेगरीज में बांटा गया था, 4 कैटेगरीज में उसको भी डिवाइड किया गया था। बंजर है, कम उपजाऊ है, उपजाऊ है, इस तरह 4 कैटेगरीज थे। और ये भी वो डिसाइड किया गया कि क्रॉप कैसा उग रहा है, उसकी पैदावार कितनी है, उस आधार पे हर एरिया का
टैक्स को निर्धारित किया गया और वो 10 साल के लिए उस चीज़ को लागू कर दिया कि 10 साल तक इस एरिया का ये ही टैक्स पे करना है। तो इसको 10 साला व्यवस्था कहते थे। इससे क्या हुआ कि जो रेवेन्यू आने लगा, सुल्तान को अधिक अच्छा आने लगा और वो फिर उसका बहुत फ़ायदा हुआ और आर्मी वगैरह पे भी इसका अच्छा उन्होंने सुविधाएं देने लगे। अब हम उस समय जो मुग़ल डायनेस्टी था और सल्तनत पीरियड तो जो था, उस समय पीपुल्स लाइफ, लोगों का जनजीवन कैसा था, लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, इसके बारे में जानेंगे। तो 13th और 17th सेंचुरी के बीच में उस समय पॉलिटिकल पावर जो है वो तो शिफ्ट बहुत हो रहा था। इसको ये कई डायनेस्टीज आई और कितने एम्परर्स आए उस समय। लेकिन उस समय एक चीज़ ये हुई कि उस समय जो इंडिया है उसने वाइब्रेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखा। बहुत ही इकोनॉमिक एक्टिविटी वाइब्रेंट माने बहुत तरीके, अलग अलग तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। इस समय जो अपनी फाइनेंशियल स्थिति थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी और रेवेन्यू जो था 1/5 ऑफ द प्रोडक्शन का 1/5 रखा गया था। लेकिन ये जो चेंज होता रहता था, ये 1/5 तो बस है कि हाँ रखा गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह का एम्परर था, जिस तरह के लोग थे, उस हिसाब से वो चेंज होता रहता था, कभी ज़्यादा हो जाता था, कभी कम हो जाता था। तो एक ये था कि उस समय जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो ज़्यादातर कृषि पर ही या एग्रीकल्चर पर ही आधारित थी। उस समय बहुत आर्ट इंडस्ट्रीज़ का बहुत सारा वो आया, इंडस्ट्री जो हुआ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा और बहुत ज़्यादा आर्टिस्ट आए उस समय, तरह तरह की चीज़ें बनती थी उस समय। और उस समय जो इकनॉमी था वो कम्युनिटी बेस्ड और टेम्पल बेस्ड था। कम्युनिटी बनाए गए, जैसे ये जो कम्युनिटीज़ थी वो इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम मतलब डेवलप हो रहा था इससे। और ये कम्युनिटी जो थी इसको शिरिन या गिल्ड और या जाति कहते थे। तो ये लोग जो थे इन लोगों ने इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बूस्टअप किया था। साथ ही साथ इस समय बहुत एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क था और ट्रेड भी बहुत अधिक होता था और ज़्यादातर हम लोग एक्सपोर्ट करते थे, चीज़ों को एक्सपोर्ट करते थे। इंपोर्ट बहुत कम चीज़ें इंपोर्ट होती थी। और दो चीज़ें हमने सीखी, शेरिंस या गिल्ड और जाति, ये क्या थे? इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम थे उस समय के। और सल्तनत पीरियड जो था उस समय इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क बहुत हुआ। जैसे नॉर्थ साइड में रोड बनवाया गया और इरिगेशन के लिए बहुत सारे कैनल्स बने। और तुगलक डायनेस्टी के समय, शायद मोहम्मद बिन तुगलक के समय, कैनल्स, सिंचाई पे पूरी तरह से ध्यान दिया गया और कैनल्स बहुत सारे बनवाए गए। और साथ ही साथ बहुत नए शहरों को बसाया, क्रिएशन किया गया नए न्यू सिटीज़ का। अच्छा, हम करेंसी के बारे में भी जानेंगे। जो मुग़ल समय था उस समय जो रुपया चलता था, उस सिल्वर करेंसी थी, सिल्वर का होता था। और जो दाम था वो कॉपर का है, ये उस समय यूज़ होता था। जब कैनल्स वगैरह बनाए गए और इरिगेशन अच्छे से होने लगा तो इसका क्रॉप प्रोडक्शन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा और बहुत फूड प्रोडक्शन बहुत होने लगा। फूड प्रोडक्शन के साथ साथ नॉन फूड आइटम्स भी, उनका भी प्रोडक्शन होने लगा। जैसे फूड आइटम्स में राइस, व्हीट, बार्ली, पल्सेस और शुगर कैन, स्पाइसेस, ये सब हो गए। और नॉन फूड आइटम्स में हो जाएगा कॉटन
और टिम्बर, जूट, वूल, सिल्क, ये सब चीज़ों का प्रोडक्शन होने लगा, क्योंकि इरिगेशन का अच्छी मतलब व्यवस्था हो गई, तो इससे क्या हो गया, फ़ायदा हो गया किसमें, एग्रीकल्चर में। और उस समय टेक्सटाइल वर्क भी बहुत होता था, क्योंकि उस समय वूल, सिल्क वगैरह वगैरह का प्रोडक्शन होने लगा, तो टेक्सटाइल वर्क भी होने लगा। साथ ही साथ जो क्राफ्ट्स पीपुल थे, वो लोग बहुत वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन करते थे बहुत सारी चीज़ों का, जैसे वेपन्स हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, इन सब का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा। और ज़्यादातर ट्रेड जो है वो कोस्टल एरिया और रिवर साइड से होता था। और ये जो टाउन्स थे, कालीकट, मैंगलोर, सूरत, मसूलीपट्टनम और हुगली, इन सिटीज़ से ज़्यादातर ट्रेड होते थे और एक्सपोर्ट ज़्यादा होता था। इंपोर्ट में कुछ ही चीज़ें थी, जैसे सिल्क, हॉर्सेस और मेटल्स और लग्जरी गुड्स, जो भी लग्जरी आइटम्स होते थे उनको इंपोर्ट किया जाता था। और अरेबिया, पर्सिया जो कि आज का ईरान है, और सेंट्रल एशिया, यहाँ के मर्चेंट जो थे वो आके इंडिया में सेटल हो गए। और इंडिया में सेटल होने से वो अपने जो भी इकोनॉमिक उनका जो ट्रेड था उस पर आसानी से ध्यान दे पाते थे और अच्छे से ट्रेड कर पाते थे। और इस तरह से इन लोगों ने इकोनॉमी को अच्छे से बूस्ट किया। उस समय एक हुंडी सिस्टम था जो था, ये मर्चेंट्स लोग के लिए था। इसमें क्या होता था कि एक रिटन इंस्ट्रक्शन होता था, तो अगर आप फिजिकली कुछ पेमेंट मतलब आपने करेंसी नहीं रखी है, तो अगर आप उस हुंडी को दिखाते हैं तो आप ट्रेड कर सकते हैं। इससे जो मर्चेंट्स था उन लोग को बहुत फ़ायदा हुआ और जो ट्रेड था अपना, बहुत अच्छे से ट्रेड सिस्टम का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ। और एक चीज़ हमने देखी थी कि उस समय सल्तनत काल में शायद देखा था हमने कि जो इकोनॉमिक था, अपना टेम्पल बेस्ड इकोनॉमिक सिस्टम था। तो टेम्पल बेस्ड का मतलब ये होता है कि जो टेम्पल था वह वर्शिप तो होती थी, साथ ही साथ लर्निंग भी होता था, और यहाँ पे बहुत सारे आर्ट वगैरह परफॉर्म किए जाते थे। साथ ही साथ ये वहाँ पे देखिए, एक मंदिर जब रहेगा तो वहाँ पे मार्केट भी डेवलप होगा। आज भी हम लोग देखते हैं कि कोई मंदिर है तो उसके आजू बाजू प्रसाद की दुकान हुई, फूलों की दुकान हुई, तो मतलब ये सब मार्केट एक रहता है, हर तरह की चीज़ें लगभग मिलती हैं वहाँ। और उसके बाद मंदिर में लोग बहुत ज़्यादा मंदिर में डोनेट करते थे, दान देते थे, जो कि मंदिर का जो ट्रस्ट था वो उसको मैनेज करता था। और इससे एक कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एक बिल्डअप हुआ। साथ ही साथ जब लोग जो पिलग्रिम्स थे, जब वो यात्रा के लिए आते थे तो उन लोग के लिए धर्मशाला वगैरह का ये सब का व्यवस्था किया गया। तो इकोनॉमिक एक वहाँ पे पूरा डेवलपमेंट होता था। और जो टेम्पल्स थे, मर्चेंट को फंड इकट्ठा करने के लिए एक प्लेस मिलता था। मतलब मर्चेंट्स आते थे अपना सामान लेके, तो वो मंदिर के पास, क्योंकि मंदिर लोग जाएंगे ही, तो वहाँ जाके वो लोग अपना सामान बेचते थे। तो इससे एक सिस्टम डेवलप होता था, इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप हो जाता था। तो ये क्या हुआ कि एक तरह से ये आप समझ गए कि ये टेम्पल कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी का सेंटर हुआ। इसके बाद 1600 में, उस समय लेट 1600 में क्या हुआ कि वो पीरियड जो था वहाँ पे उस समय थोड़ा इकोनॉमिक स्ट्रेस आया, और पीसेंट लोग जो थे, किसान जो थे, बहुत ज़्यादा टैक्स देने के चलते, और वो बहुत टैक्स देना पड़ता था उनका,
और इससे वो क्या हो गया कि वो अपने लैंड जो है मतलब टैक्स ज़्यादा देना है, पैदावार कम हो रही है, तो लैंड से अपना मतलब लैंड अपने ही लैंड पे एक तरह से लेबर का काम करने लगे। क्योंकि अगर टैक्स नहीं दे पाते थे तो टैक्स का वो जो एम्परर है या जो राजा है वो भूमि उसकी हो जाती थी, तो वो अपने ही लैंड पे उसकी तरह काम करते थे, लेबर की तरह काम करते थे। तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई तो उसका फ़ायदा, कुछ उसके नुकसान मतलब उस समय कुछ कठिनाइयाँ भी आई, कुछ ट्रबल भी आए। तो ये एक 1600 का लेट 1600 का जो समय है उस समय ये चीज़ हुई थी। साथ ही साथ जो क्राफ्ट्समैन पीपुल्स थे और लेबर थे वो लोग भी कभी कभी हार्श इकोनॉमिक कंडीशन को सफ़र करते थे, फेस करते थे। और ये चीज़ें जो हैं बहुत सारे अरब और यूरोपियन ट्रैवलर्स ने इन चीज़ों को बताया है कि इस तरह की चीज़ें भी आई थी। तो ये है आज ये लेसन है आपका, और इसमें इतना ही है। और आज ये लेसन आपका मतलब ख़त्म हुआ। जो कंटेंट है वो मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया। अब इसके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं जो मैं अगले वीडियो में कोशिश करूँगी कि करा दूँ। एक वीडियो में और इसको करीब 7 क्वेश्चन है और मैं इनको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।